Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Law Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स की। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने ये वाली चीज़ देखी होगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो दो पार्टीज़ के बीच में होता है। तो अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करें तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर लॉ जो है वो कुछ ऑब्लिगेशंस एक पार्टी के ऊपर इम्पोज कर देता है जिसने एक अनजस्ट इनरिचमेंट लिया हो ताकि वो दूसरे बंदे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके टाइप्स हैं, कहाँ पर ये हमें दिया गया है, कौन से सेक्शंस जो हैं वो कवर करता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और इनके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से देखेंगे हम कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो मेनली जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर ना दोनों जो पार्टीज होती हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट या एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये एक ऑब्लिगेशन है जो लॉ इम्पोज करता है ताकि एक पार्टी को नुकसान करके दूसरी पार्टी जो है उसका फायदा ना उठा सके। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो हमेशा से ही इस चीज़ के ऊपर बेस रहा है कि एक फेयरनेस हो, जस्टिस मिले, इक्विटी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो उसकी वजह से क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया था। ये जो है हमारा सेक्शन नंबर 68 से 72 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर आता है। मतलब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी जो डिटेल है वो सब दी हुई है हमारी सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक की। आइडिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला हुआ है कि बिना किसी एग्रीमेंट के लॉ लाइबिलिटी इम्पोज करता है जहां पर जरूरत लगती है। यानी कि अगर मान लो कि इन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन किसी तरीके से एक पार्टी को जो है फायदा हो जाता है दूसरी पार्टी को नुकसान करके, तो वहां पर कोर्ट ये वाली चीज बोलता है कि भाई अब आप लोगों को जो है जिस पार्टी को फायदा हुआ है उसे उस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। यानी कि दूसरी वाली पार्टी को जिसको उसने नुकसान पहुंचाया है उसको कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा। तो इसलिए क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट आया था। केस लॉ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। 1990 का ये हमारा केस था जहां पर रेस्टिट्यूशनरी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया गया था ताकि अनजस्ट इनरिचमेंट को रोका जा सके। ठीक है, ये था हमारा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अब हम लोग आते हैं इसके वन बाय वन सेक्शंस जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 68 जहां पर नेसेसरीज सप्लाइड के बारे में बात की गई है। यानी कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को कुछ भी नेसेसरीज सप्लाई करी है, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, एजुकेशन हो गई, ये वाली सारी चीजें अगर सप्लाई करी है एक ऐसे पर्सन को जो कि इनकैपेबल है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इनकैपेबल कौन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ये भी। तो जैसे कि माइनर हो गया या फिर इनसेन पर्सन हो गया, तो ऐसे वाले लोग हैं जो कि इनकैपेबल होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अगर ऐसे इंसान को किसी ने भी कोई भी नेसेसरीज सप्लाई करी है तो वो इंसान जो है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर से अपनी उसने जितना भी उसको पे किया है वो नेसेसरीज को सप्लाई करने के लिए, वो जो है उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है। ठीक है, कि रिकवर फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, बट नॉट पर्सनली। कि पर्सनली नहीं है, तुम जाके वाली चीज़ बोल दोगे कि भाई हमने तुम्हें जो है 500 रुपए का खाना खिलाया है, या मैंने तुम्हारी स्कूल की कोई माइनर है उसको बोल दिया मैंने तुम्हारी स्कूल की जो है फीस पे करी है, तो भाई अब तुम जो है ये वाला मेरे को पैसा दो। वो ऐसी ये वाली चीज़ें नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये मान लो ए पार्टी है और ये है बी। बी को हम मान लेते हैं कि ये एक माइनर है। ठीक है, ये हो गया इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एज नहीं है, वो मेजर नहीं है। ठीक है, अब बी के सपोज कि इसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों किसी कार एक्सीडेंट में चल बसे। ठीक है, अब इसके पास में कोई भी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो तो सारी बी के नाम पे ट्रांसफर हो ही गई है। अब यहाँ पर ए जो है वो इसका बी का पड़ोसी होता है। ठीक, पड़ोसी जो है इसको नेसेसरी सप्लाई करता है। ठीक है,
यानी कि उसको खाना देता है, उसको कपड़े दिलाना, उसके स्कूल की फीस वगैरह भरना, ये वाली सारी चीजें। तो अब ए जो पार्टी है ना, वो बी की जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हुई है, वहां से वो अपना सारा जो है रिकवर कर सकता है, ठीक है, जितना भी उसका अमाउंट लगा है उसको ये नेसेसरी सप्लाई करने के लिए। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 68, ये वाली बात करता है। इसका केस लॉ आता है चैपल वर्सेस कॉपर, 1844 का ये केस था, जहां पर एक लेडी होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उसके फ्यूनरल के लिए जो भी कोई नेसेसरीज या एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सब जो है कोर्ट ने यही चीज़ बोली थी कि ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो नेसेसरीज के अंदर ही काउंट होंगे, उनको हम एज ए नेसेसरी ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस बंदे ने जो है वो दिया था वो उससे रिकवर कर लिया था, ठीक। ये था हमारा केस लॉ। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 69 पर। सेक्शन नंबर 69 बात करता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। कौन होता है ये इंटरेस्टेड पर्सन? एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं कि जैसे मान लो ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है। बी का ये घर है, बी की हो गई प्रॉपर्टी, घर तो नहीं है, झोपड़ी बन गई हमारी, पर चलो घर ही मान लो आप इसको, ठीक है। ये बी का घर हो गया। बी ने जो है अपना घर ए को लीज पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ए का इस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, बी की प्रॉपर्टी में लीज इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। बी को अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरना था, बट बी के पास पैसे नहीं थे, तो बी के पास पैसे ना होने की वजह से वो ये अपना टैक्स नहीं भर पा रहा था। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, उसका ये प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, ठीक है। उसने क्यों भरा? क्योंकि उसका खुद का भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था? लीज वाला। उसको ये था ना कि भाई बैंक तो जो है उसकी प्रॉपर्टी को सील कर देगी, तो मेनली तो उसी का ही वो खराब हो रहा है ना, आगे का जो भी उसका बिजनेस है व्हाटएवर। तो इसने जो है इसका ये प्रॉपर्टी का टैक्स भरा। अब ए जो पार्टी है वो बी पार्टी से इस टैक्स को रिकवर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मेनली तो प्रॉपर्टी का टैक्स बी को ही भरना था क्योंकि बी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ए का इंटरेस्ट था उसके अंदर, लीज इंटरेस्ट था, इस वजह से ए ने जो है वो टैक्स भर दिया। अब ए जो है वो बी से उस सम को, जो भी उसने अमाउंट पे करी है, उस अमाउंट को बी से रिकवर कर सकता है। ये हमारा आता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि ये ए जो पार्टी है ये इंटरेस्टेड पर्सन है और इसने जो है टैक्स भरा है, यानी कि पेमेंट करी है। अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट, ठीक है। यानी कि अगर अपने खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई पैसे पे कर रहा है तो उसको रीइंबर्समेंट मिलेगी उस चीज के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देख ही लिया। ये केस लो जो है वो है गोविंद राम गोवर्धन दास वर्सेस स्टेट ऑफ गोंडलाल, 1950 का ये केस था, जिसके अंदर ये था कि पेमेंट जो है वो उसने अपने खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए करी थी, इसलिए वो पेमेंट रिकवरेबल है अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये था हमारा सेक्शन नंबर 69। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 70 पर। सेक्शन नंबर 70 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट, ठीक है। नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने लॉफुली किसी पर्सन के लिए कुछ किया, नॉट इंटेंडिंग इट एज अ गिफ्ट, कि उसने ये उसके लिए एज अ गिफ्ट नहीं दिया है, बट उसने इंटेंशनली वो चीज उसके लिए कर दी है, लेकिन उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो एज ए गिफ्ट उसको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है जिसने भी बेनिफिट एंजॉय किया है, उस पर्सन को कंपनसेशन देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ये मान लो ए है और ये बी है। बी ए ने जो है गलती से कुछ गुड्स बी को ट्रांसफर कर दिए, डिलीवर कर दिए, ठीक है। इसको करने थे किसी और को, मान लो इसको ये डिलीवर करने थे एक सी पार्टी को, लेकिन सी को ना करके उसने बी को कर दिए बाय मिस्टेक, कि उससे गलती हो गई, उसने एड्रेस जो है बी का डाल दिया तो बी के पास में वो गुड्स चले गए। अब यहाँ पर क्या चीज हुई कि ये जो बी पार्टी है ना, इसने जो है यूज कर लिए वो गुड्स, यूज इज गुड्स, ठीक है। तो अब कोर्ट जो है वो ये वाली चीज बोलेगा सेक्शन नंबर 70 अप्लाई करते हुए कि आपके जो आप इंटाइटल्ड नहीं थे इन गुड्स को लेने के लिए, आपके पास ये गुड्स गलती से आए हैं,
इस ए पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको उन गुड्स को जो है एज ए गिफ्ट आपको दे रहा है, ठीक है, वो मिस्टेक से आपके पास पहुंचे और आपने उनको यूज़ कर लिया है। अब आपने जब उनको यूज़ करके उन गुड्स का वो बेनिफिट उठा लिया है, तो आपको उनके गुड्स की जो पेमेंट है वो ए पार्टी को करनी पड़ेगी। तो ये बोलता है हमारा सेक्शन नंबर 70, ठीक है, बी मस्ट पे ए फॉर द गुड्स। केस लॉ की अगर हम बात करें तो केस लॉ हमारा आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मोंडाल एंड सन्स, 1962 का ये केस था। इसके अंदर क्या चीज़ हुई कि ये जो थे ना, ये जो कंपनी है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिना उनके साथ में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किए उन्होंने उस बिल्डिंग को जो है यूज़ कर लिया। काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग यूज़ करते रहे हैं और बाद में जो है इन्होंने ये मना भी कर दिया गवर्नमेंट ने कि हम जो है आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये जो है कंपनी ये कोर्ट के पास पहुंचती है, तो कोर्ट इनको ये वाली चीज़ बोलता है सेक्शन 70 लगाते हुए कि आपने जो है बिना इनकी परमिशन के आपने इनकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। ये लोग चाहते तो उसको भाई किराए पे भी दे सकते थे ताकि वो वहाँ से पैसा कमा सके, लेकिन आपने जो इतने लंबे टाइम तक उसको यूज़ करके आप इनको पैसा भी नहीं दे रहे हो, तो आप जो है इनका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं देख सकते। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली थी कि गवर्नमेंट जो है वो लाइबल है इनको पे करने के लिए, जितने टाइम के लिए भी आप लोगों ने उनकी बिल्डिंग यूज़ करी है, ठीक है, आपको वो किराया बेसिकली इनको देना पड़ेगा। ये था हमारा सेक्शन नंबर 70। सेक्शन नंबर 71 के अंदर क्या चीज़ बोली गई है, फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि जिसको कोई चीज़ मिली हुई है। इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ये ए पार्टी है, ठीक है, इसको मिली एक रिंग जो कि किसी की गुम हो चुकी थी। सपोज कि बी पार्टी की रिंग थी ये, ठीक है, तो अब ए को जो है एक रिंग मिलती है। ए इस रिंग की क्या चीज़ करता है, एडवर्टीजमेंट कर देता है, ठीक है, यानी कि ये न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवा देता है कि भाई किसी की फ़ोटो क्लिक करके ये डलवा देता है भाई किसी की ये वाली रिंग गुम हुई है और जो भी इसका असली मालिक है वो मेरे को बता दो, ठीक है। जब तक कि उसका असली मालिक यानी कि बी नहीं मिल जाता तब तक ए के पास में वो रिंग रहती है और ये उसकी देखभाल भी कर रहा होता है कि कहीं उससे भी गुम ना हो जाए, ठीक है। मतलब बेसिकली अब ए की जो है एज ए बेली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उसकी खोई हुई रिंग की हिफाजत करना, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इसका जो असली ओनर है ए को जैसे ही ये बी मिल जाता है वैसे ही इसको रिंग जो है बी को वापस करनी पड़ेगी और जितना भी इसका खर्चा हुआ है बेसिकली उसके एडवर्टीजमेंट में, इस बंदे को ढूंढने में, जिन भी चीज़ों में इसका हुआ है, जो भी कोई खर्चा हुआ है वो खर्चा ये इस बी पार्टी से जो है वसूल सकता है, यानी कि ले सकता है एज ए कंपनसेशन, क्योंकि भाई रिंग तुम्हारी है, तुम उसके असली ओनर है, तुमने घुमाई है, ये बंदा तो ढूंढ के तुम्हें दे रहा है ना, तो इसलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, अ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, यानी कि जिस भी इंसान को कोई भी गुड्स मिलते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेली की तरह हो जाती है, यानी कि उसको जो है उन गुड्स की टेक केयर भी करनी पड़ेगी, केयर भी रखनी पड़ेगी, प्लस में उन गुड्स को उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाना भी होगा अगर वो मिल जाता है तो, यानी कि उसके एंड से कोई भी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट्स क्या है फाइंडर के, सबसे पहला तो है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक कि उसके एक्सपेंसेस पेड ना हो, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ना तो अगर जब तक बी पार्टी जो है ए को उसके एक्सपेंसेस कंपनसेशन के तौर पे नहीं देगी तब तक वो उसके रिंग को वापस नहीं कर सकता, मतलब अपने पास रख सकता है कि भाई मैंने इतना खर्चा किया है आपके मतलब ये एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में, आपको ढूंढने में, इन सारी चीज़ों में, आप तक पहुंचाने में, तो आप जो है मेरे को उसका पूरा जो भी मेरे एक्सपेंस लगे हैं वो सारा आप मेरे को पे करो। तो जब तक कि उसके एक्सपेंसेस पे नहीं हो जाते तब तक वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। दूसरा राइट है कि वो उनको जो है कुछ कंडीशंस में बेच भी सकता है, यानी कि मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर ओनर उसका नहीं मिलता है तो वो उन गुड्स को बेच सकता है। एक टाइम पीरियड होता है, अब तुम 10-10 साल तक तो नहीं किसी की चीज़ को रख के बैठोगे ना, तो बेच भी सकते हो अगर नहीं मिल रहा है उसका। इलस्ट्रेशन हम लोगों ने ये देख ही ली थी, ठीक है। केस लॉ की अगर बात करें तो वो आता है हॉलिन्स वर्सेस फॉलर, 1875 का ये केस था। इसके अंदर कोर्ट ने क्या चीज़ बोली थी कि फाइंडर जो है वो बेली की तरह लाइबल है फॉर रॉन्गफुल डीलिंग विद गुड्स, ठीक है। अगर उसने उन जो उसको गुड्स मिले हैं उनकी रॉन्गफुल तरीके से डीलिंग कर दी है या उनको बेच दिया है तो वो लाइबल रहेगा एज ए बेली, यानी कि जो ट्रू ओनर है उसको वो उतना ही अमाउंट पे करेगा जितने अमाउंट के वो गुड्स हैं, ठीक।
ये हमारा आता है सेक्शन 71। फिर हम लोग आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 72 के ऊपर, जिसमें बोला गया है मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्जन। यानी कि अगर किसी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं या फिर गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं बाय मिस्टेक, ठीक है, या फिर कोर्जन के थ्रू, तो उस केस में जिसने भी वो यूज किया है, जिस पर्सन ने उनको रिसीव किया है, वो पर्सन लाइबल है अगले पर्सन को वो कंपनसेशन देने के लिए। यानी कि अगर पैसे ट्रांसफर किए हैं तो वो पैसे उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, गुड्स अगर दिए हैं, उसने यूज कर लिए हैं, तो उन गुड्स का वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अगर गुड्स यूज नहीं किए हैं तो वो गुड्स उसको एज इट इज डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक पर्सन जिसको भी पैसे या गुड्स मिले हैं बाय मिस्टेक और कोर्जन, उसको वो पैसे अगर मिले हैं तो रीपे करने पड़ेंगे, और अगर गुड्स मिले हैं तो रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो ये ए पार्टी है और ये है बी। ए के साथ में क्या चीज होती है कि ए जो है गलती से बी को 5,000 रुपए बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत लोगों के अकाउंट में ना गलती से बहुत पैसे आए थे, पर रिटर्न किसी ने भी नहीं किए थे। बहुत होंगे आप में से भी जिनके पास में आए होंगे जो नहीं रिटर्न कर रहे कि भाई हमारे तो अकाउंट में आ गए, हम तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना है। इस सेक्शन के अंदर जो है अगर किसी ने गलती से आपके अकाउंट में भेजे तो पैसे वापस देने हैं, ठीक है। तो ए पार्टी ने जो है 5,000 रुपये गलती से बी को ट्रांसफर कर दिए, जो कि उसको मतलब किसी और पर्सन को, सपोज कि राम को करने थे उसको, ठीक है। इसको डिलीवर करने थे राम को, इसने कर दिए बी को। तो अब यहाँ पे जो बी पार्टी है ना, इसको ये 5,000 रुपए ए को वापस करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 72, क्योंकि बाय मिस्टेक उसके पास में ये वाले पैसे पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 72। केस लॉ की अगर हम बात करें तो आता है हमारा सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल मुकुंद लाल सरफ, 1959 का ये केस था, जिसके अंदर ये वाली चीज बोली गई थी कि अगर मनी बाय मिस्टेक ऑफ लॉ किसी ने ट्रांसफर करे हैं तो वो रिकवरेबल है अंडर सेक्शन 72, ठीक है। मेन यही वाला है जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल समझाया है, इससे ही सेक्शंस हमारे सारे कंप्लीट हो गए। एक बारी समरी देख लेते हैं हम लोग। एसेंस क्या है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के। सबसे पहला हमारा आता है इम्पोज्ड बाय लॉ नॉट बाय एग्रीमेंट, यानी कि जो भी दोनों पार्टीज हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ है, कोई लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ है जहां पर लॉ जो है वो इम्पोज करता है ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, यानी कि एक पार्टी को नुकसान करके दूसरी पार्टी को अगर फायदा मिल रहा है तो इस चीज को रोकना है। किसी और का नुकसान से आप लोग फायदा उठाओ तो ये तो कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर तो वही नहीं, मतलब उसका जो बेस है वही खराब हो गया, जिस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, ठीक है। किसी को नुकसान करके एक पर्सन जो है उसका फायदा नहीं उठा सकता। तीसरी चीज क्या आती है, किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो वो आता है हमारा इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन बेस है, वही हमारा जस्टिस है, ठीक है। तो अगर जस्टिस सर्व ही नहीं हो रही है तो कोई लॉजिक ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट लेके आने का। तो बेसिकली ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस के ऊपर बेस्ड है, ये इसके प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आता है राइट इज इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट, चाहे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है उन दोनों के बीच में। स्टार्टिंग में तो मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो हाफ कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है, कोई मतलब ट्रू कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट ही है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा उठाया है तो वहां पर जो है आपका एक लीगल राइट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं उस चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक, कि भाई आपको नुकसान हुआ है। तो ये था हमारा सारा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थैंक यू वेरी मच, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है अभी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।